हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में टेस्ट 8 के सॉल्यूशन को डिस्कस करेंगे। एक नज़र क्वेश्चन पर दे लेते हैं। ये है क्वेश्चंस। एक क्वेश्चन प्रोजेक्टाइल से है, दूसरा भी प्रोजेक्टाइल से है, तीसरा, चौथा और पांचवा, तीसरा और चौथा साउंड से है और पांचवा हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स से है। तो चलिए इसके सॉल्यूशन पे चलते हैं। ये सारे न्यू क्वेश्चंस हैं, आपको किसी भी किताब में नहीं मिलेंगे। पहला क्वेश्चन है 36। टू पर्सन्स ए एंड बी आर स्टैंडिंग 60 मीटर अपार्ट। ठीक है, एक आदमी यहाँ है, एक आदमी यहाँ है, ए बी, ये 60 मीटर है। पर्सन ए थ्रो ए बॉल ऑफ मास m विथ स्पीड 30 मीटर पर सेकेंड। पहला आदमी जो है इस बॉल को थ्रो किया, स्पीड है 30 मीटर पर सेकेंड। एंगल है कितना, एंगल उसने नहीं बताया। एट एन एंगल टू अचीव मैक्सिमम रेंज एट t इक्वल टू 0। t इक्वल टू 0 पर इसने जो है बॉल थ्रो किया है। कितना एंगल होना चाहिए कि रेंज मैक्सिमम हो, हमें पता है वो 45 डिग्री होना चाहिए। जब 45 डिग्री एंगल होता है तभी रेंज मैक्सिमम होता है। ये रेंज कितना होता है, रेंज होता है u² sin 2θ बाई g। ये मैक्सिमम कब होगा, u तो कांस्टेंट है, फिक्स्ड है 30 मीटर पर सेकेंड। g एक्सप्रेशन ड्यू टू ग्रेविटी वो भी फिक्स है, 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर हमने दिया है, वैसे 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है। ये केवल वैरी करेगा थीटा। तो यदि थीटा, ये मैक्सिमम कब होता है sin 2θ, ये मैक्सिमम होता है 1, और वो भी कब होता है जब 2θ 90 डिग्री हो जाए। इसका मतलब है 2θ जो है सो जब 90 डिग्री होगा, इसका मतलब है थीटा 45 डिग्री पे, तब ये जो है सो मैक्सिमम रेंज पर पहुंचेगा। तो ये 45 डिग्री दे दिया है। पर्सन बी यहाँ पर जो है ये थ्रोज होगा, थ्रोज ए बॉल ऑफ सेम मास m। इसका मास बॉल का था स्मॉल m, इसका भी स्मॉल m है। एट द सेम टाइम t इक्वल टू 0, t इक्वल टू 0 पर जिस वक्त इसने बॉल को थ्रो किया प्रोजेक्टाइल मोशन की तरह, इसने भी बॉल को उसी वक्त थ्रो किया वर्टिकली अप, लेकिन इसने जो है सो ऊपर सीधे पे, बी यहाँ नहीं है ना, बी यहाँ पर है, इसने उसी वक्त इसको थ्रो किया वर्टिकली अप। ठीक है, इसने यहाँ से थ्रो कर दिया, उधर बॉल गया, वापस आया और यहाँ पर हिट किया। एंड द टू बॉल्स कोलाइड इनइलास्टिकली एंड स्टिक टुगेदर। एकदम क्लियरली लिख दिया है कि ये इनइलास्टिकली कोलिजन है और वो दोनों यहाँ पर जो है चिपक गया। ये दो बॉल है, दोनों चिपक गया यहाँ पर। बॉल्स विल फॉल ऑन द ग्राउंड एट ए डिस्टेंस ऑफ x फ्रॉम b। अब ये यहाँ से बॉल गिरेगा किधर, यहाँ ये डिस्टेंस x है, कितना है ये x, यही बताना है। ये मान लेते हैं हमारा c है, ये हमारा t है। ac जो है सो रेंज है, यही हमारा AC है जो कि रेंज है, और BD हमें बताना है। ये BD कितना होगा ये हमें बताना है, यही x है। ये रेंज कितना है AC, यहाँ पर वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। u का वैल्यू है 30 स्क्वायर बाई 10, 900 बाई 10, 90 मीटर। तो AC हमें पता है 90 मीटर हो गया। तो ये BD कितना है, AB 60 दिया हुआ है, तो ये BC हो गया 30 मीटर। ठीक है, अब क्या होता है सो देखिए। इसका ये जो बॉल है इसका दो कंपोनेंट है, एक x कंपोनेंट है, एक y कंपोनेंट है। x कंपोनेंट जो u लिखते हैं ठीक रहेगा, ये जो बॉल a है उसका x कंपोनेंट a के लिए लिखे हैं। x कंपोनेंट कितना है, ये है 30 cos 45 डिग्री, मतलब 30 बाय स्क्वायर रूट ओवर 2 मीटर पर सेकेंड। ये b का x कंपोनेंट कितना है, x कंपोनेंट b का वो तो नहीं है, 0 है, इसको वर्टिकली अप भेजा गया है। और अब देखिए इसका जो वर्टिकल कंपोनेंट है a का, वो भी है 30 sin 45 डिग्री, सो वैल्यू सेम होगी 30 बाय रूट मीटर पर सेकेंड। ये कितना होना चाहिए कि ये दोनों कोलिजन हो जाए। देखिए सेम टाइम में भेजा है, सेम टाइम इसको लगा
इतना हाइट ट्रेवल करने में, ये मान लीजिए वाई है, तो इतना हाइट को ट्रेवल करने में जितना फर्स्ट बॉल को लगा उतना ही सेकंड बॉल को लगा। ठीक है, तो इसका स्पीड और इसका स्पीड दोनों का सेम होना ही चाहिए, क्योंकि देखिए सेम टाइम लगा और दोनों ही सेम हाइट जो ट्रेवल किया है। और वो भी देखिए यहाँ पर जो है ये 60 ये 90 था, राइट, ये रेंज कितना है 90, तो हाइट 45 पर ये जो है सो कहीं पर इधर 45 है, ये हमारा जो है सो 45 हो गया, ये हमारा मैक्सिमम हाइट है। तो मैक्सिमम हाइट के बाद में वेलोसिटी नीचे आ रहा है, राइट, इसका ये नीचे गिर रहा है, तो ये भी बॉल उतना टाइम में यहाँ से कहीं ऊपर जाएगा, ये यहाँ तक जाता है, केवल इसके ऊपर नहीं जाएगा, इसके बराबर में जाएगा, और यहाँ से फिर ये वापस आएगा कुछ यहाँ तक, यहाँ से वापस आएगा और यहाँ पर कोलाइड करेगा। टाइम दोनों ने सेम लिया है, जिस टाइम में इसको थ्रो किया गया उसी टाइम में इसको थ्रो किया गया, और दोनों उसने सेम टाइम में कोलिजन हुआ है। इसका मतलब आफ्टर सम टाइम से टी, ये भी यहीं पर है बी बॉल, और ए भी यहीं पर बॉल है, ये बॉल भी यहीं पर है। यदि हम बॉल बोले ए और बी जो उस पर्सन के द्वारा थ्रो किया गया है, तो इसका मतलब है कि दोनों का स्पीड सेम था, जिस स्पीड से थ्रो किया गया है वर्टिकल डायरेक्शन में वो दोनों का सेम है। तो यू वाई ए जो है ये हो गया यहाँ पर, ये बी हो गया, ये बी के द्वारा जो बॉल थ्रो किया गया वर्टिकल डायरेक्शन में उसका भी सेम स्पीड होना चाहिए। यदि ये सेम स्पीड नहीं रहेगा तो सेम टाइम में एक जगह पर नहीं आएगा, और दोनों ही नीचे आ रहा है, ये देखिए नीचे आ रहा है, नहीं ये तो अभी ऊपर जा रहा है, यहां पर नीचे आ रहा है, दोनों का स्पीड जो है सो यहां पर नीचे। क्या स्पीड है यहां पर इस, या जब कोलिजन के समय, ये तो शुरू में है ना, इनिशियली है, इनिशियली देखा। अब कोलिजन के समय देखते हैं, आते हैं कोलिजन पर। यहां जब कोलिजन हो रहा है तो वेलोसिटी बताइए, एक्स कंपोनेंट ए का बताइए, एक्स कंपोनेंट बी का बताइए। ये तो जीरो है बी का, बी तो केवल ऊपर जा रहा था, और इसका जो एक्स कंपोनेंट है वो हमेशा फिक्स रहेगा, क्योंकि उस डायरेक्शन में कोई फोर्स नहीं लग रहा है, जो भी फोर्स लग रहा है ग्रेविटी वो नीचे लग रहा है, तो उस डायरेक्शन में फोर्स वेलोसिटी चेंज होगा, लेकिन एक्स डायरेक्शन में वेलोसिटी चेंज नहीं होगा। ये हमारा एक्स डायरेक्शन है, ये हमारा वाई डायरेक्शन है, जो भी चेंज होना है वाई डायरेक्शन में, क्योंकि उसी डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है, एक्स डायरेक्शन में फोर्स तो लग नहीं रहा है, तो वेलोसिटी चेंज नहीं करेगा। तो जो वेलोसिटी यहाँ है वही हर जगह होगा। हम ए बॉल की बात कर रहे हैं, तो वो जो शुरू में कितना था, शुरू में था 30 टाइम्स 1/√2, 30/√2 मीटर पर सेकेंड, और इसका तो नहीं था। वाई कंपोनेंट कितना है ए का कोलिजन के समय, और बी का कोलिजन के समय, इसको कुछ और नाम दे देते हैं, प्राइम कह देते हैं, क्योंकि इससे हमने वहां पर डिनोट किया था। तो ये कितना है ये हमें नहीं पता, और ये जानना भी जरूरी नहीं है, लेकिन जो भी है दोनों सेम है। ये दोनों सेम है, क्योंकि सेम टाइम लिया है दोनों, और कोलिजन हो रहा है, तो हम आफ्टर सम टाइम देख रहे हैं तो दोनों का वेलोसिटी इस डायरेक्शन में सेम है। तो जब दोनों स्टिक हो जाएगा टुगेदर, तो स्टिक होने के बाद कोलिजन के बाद में जो वाई डायरेक्शन में जो वेलोसिटी है उसमें चेंज नहीं होगा, क्योंकि उसका मास दोनों का सेम है। यहां पर हम कंजर्वेशन लॉ ऑफ मोमेंटम लगा दें वाई डायरेक्शन में। अब आप बोलोगे वाई डायरेक्शन में हम कंजर्वेशन लॉ ऑफ मोमेंटम कैसे लगा सकते हैं? कंजर्वेशन लॉ ऑफ मोमेंटम तभी लगा सकते हैं जब फोर्स जीरो होता है, लेकिन वाई डायरेक्शन में तो ग्रेविटी का फोर्स काम कर रहा है, तो हम कैसे लगा सकते हैं? यहाँ पर हम तभी लगा सकते हैं क्योंकि हम यहाँ पर जो है सो डेल्टा टी टेंस टू जीरो में लगा रहे हैं, बहुत ही छोटा टाइम में लगा रहे हैं। बहुत छोटा टाइम में ये जो मोमेंटम में जो चेंज आएगा, जिसको हम कहते हैं इम्पल्स, वो होता है फोर्स टाइम डेल्टा टी। ये डेल्टा टी बहुत छोटा है, तो चेंज जो मोमेंटम में आया, ये इम्पल्स जो है वो जीरो हो गया। जीरो हो गया मतलब चेंज इन मोमेंटम जीरो हो गया। यहाँ पर तो वही कह रहे हैं कंजर्वेशन लॉ ऑफ मोमेंटम में कि चेंज जीरो है। हम बहुत ही छोटा टाइम के लिए देख रहे हैं, पिको सेकंड में देख रहे हैं, ठीक है। तो शुरू का मास था m और ए का, और इसका y कंपोनेंट कुछ है a प्राइम, दूसरा का मास है सेम
इसका भी y कंपोनेंट भी है, दोनों सेम है। अब दोनों साथ में मिलकर चलेगा, इसका y कंपोनेंट मान लीजिए जस्ट प्राइम है, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, mm चला गया, mm चला गया, ये दोनों सेम है ए और बी, तो यहाँ से हम इसको लिख सकते हैं 2uy a और इधर जो है सो 2uy प्राइम, तो ये 2 चला गया, क्या हमें मिल गया, हमें मिल गया कि uy प्राइम जो है सो uy a प्राइम या uy b प्राइम दोनों सेम है, मतलब उसका वेलोसिटी में चेंज नहीं आया। तो वेलोसिटी में चेंज नहीं आया तो जो टाइम यहाँ पर गिरने में लगेगा इसे, वो वही टाइम है जो शुरू में लगता, बिना अकेले इसको लगता, तो इसे अकेले लगता है यहाँ पर गिरने में जो टाइम, उतना टाइम में वो कहाँ पहुँच जाता है, यहाँ पहुँच जाता है, राइट। क्योंकि ये जो फर्स्ट वाला बॉल है उसको 2 वेलोसिटी है, एक एक्स में एक वाई में, तो गिरने में जितना टाइम लगा उतना टाइम में ये आगे बढ़ के यहाँ सी तक चला आया टोटल रेंज। लेकिन अब क्या हुआ, अब उसका एक्स कंपोनेंट जो है वो चेंज कर गया है, ये तो वाई था, अब एक्स डायरेक्शन में देखते हैं वो क्या हो रहा है। एक्स डायरेक्शन में उसका वेलोसिटी चेंज हो गया। अब यहाँ पर कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम लगाइए, शुरू का मास m है पहले का ए का, और उसका वेलोसिटी कितना है वो तो हमेशा वही है, देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है 30/√2/2। दूसरा का मास m है और वेलोसिटी कितना है 0, दोनों अब मिलकर साथ चल रहा है। अब इसका वेलोसिटी कितना हुआ, इसको हम क्या बोले, v कुछ बोल देते हैं, v डबल प्राइम। अब यहाँ से निकालिए v डबल प्राइम, देखिए कितना आया, ये 30/√2/2 का हाफ आया, जस्ट हाफ आया। पहले जितना था, पहले कितना था, यदि अकेला ए पार्टिकल होता, बी नहीं रहता, तो अकेले था इसका स्पीड इतना, अब उसका हाफ हो गया, तो हाफ हो गया तो वो इधर राइट साइड में हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में हाफ चलेगा। ये शुरू में चलता बी से सी तक, अब ये चलेगा हाफ इसका, तो बी डी कितना हो गया, बी सी का हाफ, और बी सी कितना हमने निकाला है 30 का हाफ, ये 15 मीटर, ये आपका आंसर 15 मीटर, ऑप्शन नंबर 2। तो इस तरह से इसको बना लिए। आप चाहते तो पूरा इस वेलोसिटी को निकाल सकते थे, यहाँ पर टाइम लगेगा, उसके बाद में आप फिर वही करेंगे कि यहाँ से यहाँ तक आने में जो टाइम लगेगा वो निकालेंगे, जरूरत क्या है, और उतना टाइम में ये कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया है वो निकालेंगे। तो उसमें बहुत सारा कैलकुलेशन आपको करना पड़ेगा, लेकिन हमने जान रहे हैं कि दोनों का स्पीड तब भी वही है जो अकेला इसका स्पीड था वर्टिकल डायरेक्शन में। यदि वो, इसका मतलब है यदि सेम टाइम से यहाँ तक यदि इसका एक्स वेलोसिटी चेंज नहीं करता तो सीधे यहाँ जाता, लेकिन एक्स वेलोसिटी कोलिजन की वजह से, और वो भी इनइलास्टिक कोलिजन की वजह से, जब दोनों चिपक गया है यहाँ पर, तो उसका वेलोसिटी चेंज होकर कितना आ गया, आधा हो गया, हाफ हो गया। तो हाफ हो गया है तो वो जो डिस्टेंस ट्रेवल करेगा एक्स में वो कितना होगा, हाफ होगा। जो शुरू में ट्रेवल करता उसका हाफ होगा, शुरू में जो है सो बीसी ट्रेवल करता उसका हाफ हुआ, मतलब 15 मीटर। ओके, मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ए प्रोजेक्टाइल मोशन ऑफ ए बॉल इज गिवन बाय इक्वेशन y इक्वल टू x माइनस एक्स स्क्वायर, ये मीटर में है। द वैल्यू ऑफ एंगल ऑफ प्रोजेक्शन थीटा एंड वेलोसिटी वी आर, जी का वैल्यू दिया हुआ है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, कितना होगा। देखिए जो ट्रेजेक्ट्री है उसके लिए जो इक्वेशन है वो कैसे होता है, ये आपको याद रखना है। y इक्वल टू x tan थीटा माइनस जी एक्स स्क्वायर बाय 2u स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, ये है इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री। इसके साथ में कंपेयर कीजिए इसको, जो आया है x माइनस एक्स स्क्वायर, कंपेयर करने के बाद में क्या मिला, tan थीटा कितना है, x का कोफिशिएंट है tan थीटा 1, और यहाँ पर जो है एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है, g बाय 2u स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, ये भी 1 है। tan थीटा इक्वल टू 1, मतलब थीटा जो है सो 45 डिग्री। यहाँ पर रख देते हैं वैल्यू, g का वैल्यू 10 बोला है, 2u हमें पता करना है, कॉस स्क्वायर थीटा, कॉस स्क्वायर 45 डिग्री कितना, कॉस 45 डिग्री होता है 1/√2, तो उसका स्क्वायर हो जाएगा 1/2, 10/2u स्क्वायर 1/2, ये चला गया, u का वैल्यू आया √10 मीटर पर सेकेंड, और थीटा 45 डिग्री।
थीटा 45 डिग्री स्क्वायर रूट 10 मीटर पर सेकेंड। ये हो गया आपका आंसर। तो आपको ये याद रखना पड़ेगा। ओके, मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये साउंड्स है और क्या है कि टू आइडेंटिकल फेरिस व्हील, ये देखिए फेरिस व्हील है, ये बड़ा बड़ा जो तारामाची होता है, आप जो भी इसे बोलते हैं, फेरिस ने इसको डेवलप किया था, मैंने स्टार्ट किया था उस कंपनी ने। तो फेरिस जो आदमी था उसने अपना कंपनी स्टार्ट किया था इसका, इसलिए इसको फेरिस व्हील कहते हैं। ये जो है सो 2 ठो है, एक नहीं 2 ठो है, आमने सामने एकदम खड़ा है यहाँ पर। एंड मूविंग इन ऑपोजिट डायरेक्शन, ऑपोजिट डायरेक्शन में चल रहा है, ये इधर मूव कर रहा है, ये इधर मूव कर रहा है। तो इसमें बैठा हुआ आदमी ये दोनों एक दूसरे को देख सकता है। वैसे बैठने का सीटिंग अरेंजमेंट अलग होता है, दोनों साइड बैठते हैं तो हमेशा एक दूसरे को देख सकते हैं, लेकिन हमारा कहने का मतलब है कि इस तरह से मूव कर रहा है और एक आदमी फेस टू फेस ऐसे बैठा हुआ है। द रेडियस ऑफ ईच ऑफ दिस फेरिस व्हील्स इज 10 मीटर। 10 मीटर दिया हुआ है रेडियस, बहुत बड़ा है, बड़ा वाला है। एन ऑब्जर्वर मेजर्स द फ्रीक्वेंसी ऑफ द व्हिसिल इन 2 केसेस। यहाँ पर एक ऑब्जर्वर है, ये व्हिसिल का फ्रीक्वेंसी जो है मेजर करता है। व्हिसिल कौन बजा रहा है? इन फर्स्ट केस an observer measures the frequency of the whistle in 2 cases. In first case, both observers are observer and whistleblowers are on the top of the wheel, while in the second case, both of them are at the bottom of the wheel. Okay, so केस 2 ठो केस है। पहला केस में ये दोनों ऐसे बैठा हुआ है, ये इधर आ रहा है, इधर आ रहा है, और ये व्हिसिल बजाया है यहाँ पर जब दोनों टॉप पे है, इसने फ्रीक्वेंसी मेजर किया। सेकेंड केस में ये ऑब्जर्वर यहाँ आ गया और ये यहाँ आ गया, ये इधर जा रहा है, ये इधर जा रहा है, राइट, क्योंकि इस तरह से घूम रहा है। और अब यहाँ पर जो है तो उसने जो मेजर किया कुछ दूसरा चीज मेजर किया और बोल रहा है कि ऑब्जर्वर फाइंड्स दैट द फ्रीक्वेंसी इन द फर्स्ट केस, नहीं यहाँ पर ये केस नंबर 1, ये केस नंबर 2। फर्स्ट केस में जो है फ्रीक्वेंसी इन द फर्स्ट केस इज 1.44 टाइम्स लार्जर देन इन द सेकेंड केस। सेकेंड केस में यहाँ से यहाँ पर मान लीजिए फ्रीक्वेंसी जो है सो उसने जो ऑब्जर्व किया एफ प्राइम है, यहाँ पर एफ डबल प्राइम है। तो क्वेश्चन में कह दिया कि एफ प्राइम जो है वो 1.44 एफ डबल प्राइम है। द एंगुलर स्पीड ऑफ द 2 फेरिस व्हील्स, दोनों सेम स्पीड से चल रहा है, बोल दिया है सेम स्पीड से, कहीं लिखा हुआ है विद सेम स्पीड। तो दोनों का ओमेगा जो है सो सेम है, यही ओमेगा मुझे बताना है कितना है। ठीक है, यदि ओमेगा इसका एंगुलर वेलोसिटी है तो ये जो वेलोसिटी है इसका लीनियर वेलोसिटी वो हो जाएगा ओमेगा आर, और ये किसका होगा? ये होगा ऑब्जर्वर का, ये होगा सोर्स का, दोनों का। इस आदमी का जो है स्पीड कितना है, लीनियर स्पीड ओमेगा आर। इस सोर्स जहां पर है विसिल बजाता है, विसिल ब्लोअर, उसका कितना है उसको हम वी एस लिखें, ओमेगा आर, दोनों सेम है, V0 और VS दोनों सेम है। ठीक है, तो यहां पर जो फ्रीक्वेंसी सुनेगा उसमें कैसा लग रहा है, देखिए एक सोर्स, ये ऑब्जर्वर है और ये सोर्स है, दोनों एक दूसरे की तरफ आ रहे हैं और ऑब्जर्वर तब क्या फील करेगा, फ्रीक्वेंसी ज्यादा फील करेगा। वो कितना है देखिए यहाँ पर जो है, इसको इक्वेशन 1 लेते हैं, एफ प्राइम है वो, यदि हम कहते हैं उसको तो उसको कैसे लिखते हैं, ये है ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी, मान लेते हैं ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी है। ऑब्जर्वर नजदीक आ रहा, सोर्स नजदीक आ रहा है तो सोर्स नीचे रहता है, ये वेलोसिटी है साउंड का, सोर्स का नीचे नजदीक में, नजदीक आ रहा है ना बढ़ेगा तो यहाँ माइनस में देना पड़ेगा। डिनोमिनेटर जब कम होता है तब फ्रीक्वेंसी बढ़ता है ना, तब जो वैल्यू है कोशिएंट वो बढ़ जाता है, तो ये नजदीक आने पर बढ़ता है। ऑब्जर्वर भी नजदीक आ रहा है तो फ्रीक्वेंसी और बढ़ेगा, ऑब्जर्वर ऊपर में रहता है यहाँ, और इसके ऑब्जर्वर के मूवमेंट की वजह से भी बढ़ रहा है तो ये प्लस देना पड़ेगा, क्योंकि न्यूमरेटर जितना ज़्यादा होगा उसका वैल्यू उतना ज़्यादा होगा, इस एफ प्राइम का वैल्यू उतना ज़्यादा होगा। तो सोर्स नज़दीक आ रहा है यहाँ माइनस, ऑब्जर्वर भी नज़दीक आ रहा है यहाँ प्लस, ये हमारा है। और दूसरा जो केस है ये केस 1 था, दूसरा केस चले यहाँ पर केस 2। अब यहाँ पर जो है सो ऑब्जर्वर है ये, और ये है सोर्स, देखिए यहाँ पर ये इधर जा रहा है और ये इधर जा रहा है। तो अब यहाँ पर जो फ्रीक्वेंसी हमारा आएगा वो कितना आएगा, ये ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी है, सोर्स दूर जा रहा है तो कम हो जाएगा फ्रीक्वेंसी, और कम होने के लिए डिनोमिनेटर, सोर्स डिनोमिनेटर में रहता है तो उसको जो है सो बढ़ाना पड़ेगा, तो हम बढ़ा दिए। ऑब्जर्वर भी दूर जा रहा है तो फ्रीक्वेंसी और कम हो रहा है, इसका मतलब है इसको हम माइनस लिखना पड़ेगा,
तो ये दोनों हमने लिख दिया। अब हम क्या करते हैं, इसमें जो है सो सब्स्टिट्यूट कर देते हैं दोनों का वैल्यू 1 से। एफ प्राइम कितना है, भी प्लस भी नॉट बाय भी माइनस। अब ये काम करते हैं, देखिए यहाँ पे भी नॉट और भी एस दोनों सेम है, तो हम जस्ट भी नॉट लिखते चले जाते हैं। यहाँ पे भी नॉट लिखे, एफ प्राइम 1.44 और ये वाले लिखना है भी माइनस भी नॉट बाय भी प्लस भी नॉट एफ प्राइम। एफ प्राइम तो चला गया, इसको सिंप्लीफाई कीजिए और आपका भी नॉट निकलेगा। भी नॉट निकालते हैं पहले। देखिए ये इधर से आके क्या हो गया, भी प्लस भी नॉट, और ये नीचे आके क्या हो गया, भी माइनस भी नॉट, उसका स्क्वायर हो गया 1.44। तो भी प्लस भी नॉट बाय भी माइनस भी नॉट, उधर स्क्वायर रूट हो गया 1.44 का स्क्वायर रूट 1.2। सिंप्लीफाई कीजिए इससे, भी प्लस भी नॉट इक्वल टू 1.2 भी माइनस 1.2 भी नॉट, 2.2 भी नॉट इक्वल टू 0.2 भी, और भी नॉट हमें पता चल गया 0.2 भी बाय 2.2। ये 11 बार में चला गया। भी का स्पीड कितना दिया, भी मैंने स्पीड ऑफ साउंड 330 दिया है, 330 दिया है, तो ये आ गया 30 मीटर पर सेकेंड। भी नॉट में पता चल गया है 30 मीटर पर सेकेंड, तो यहाँ से हम ओमेगा निकाल सकते हैं। ओमेगा कितना है, भी नॉट बाय ओमेगा आर, ये भी नॉट है, और भी नॉट है 30 आ गया था, आर कितना है 10 में दिया हुआ है, तो ये आ गया 3 रेडियन पर सेकेंड। ये आपका आंसर 3 रेडियन पर सेकेंड, ऑप्शन नंबर 1। तो इसको इस तरह से बना लेते हैं। ओके, मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सिमिलर क्वेश्चन है, 2 identical Ferris wheels are standing opposite to each other and moving in opposite directions, same with same angular speed of 2 square root over 5 रेडियन पर सेकेंड। यहाँ पे एंगुलर स्पीड दे दिया है, दोनों का ओमेगा है और ओमेगा के वैल्यू दे दिया है 2 स्क्वायर रूट ओवर 5 रेडियन पर सेकेंड, such that people sitting on them can see each other face to face। वही पुराना वाला केस है। The radius of each of these Ferris wheels are 10 meter, same। An observer sitting on one Ferris wheel observe the frequency of a whistle blown by another person in the second Ferris wheel। Okay, यहाँ पर source of whistle blower है। At the time of observation, observer is on the top of the wheel and whistle person on the middle of the wheel as shown in the figure। Okay, observation के समय ये ऑब्जर्वर यहाँ बैठा हुआ है और व्हिसिल ब्लोवर यहाँ बैठा हुआ है। तब इसने जो फ्रीक्वेंसी सुना वो कितना सुना, द एक्चुअल फ्रीक्वेंसी ऑफ द व्हिसिल ब्लोवर व्हिसिल इज 350 हर्ट्ज। द डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर्स ऑफ द 2 फेरिस व्हील इज 3r दे दिया है। इसका रेडियस ये r है, ये भी r है, तो ये वाला भी r हो जाएगा। और उसके बाद में है द फ्रीक्वेंसी हर्ड बाय द ऑब्जर्वर इज कितना फ्रीक्वेंसी उसने हर्ड किया। स्पीड ऑफ साउंड दिया हुआ है 330 मीटर पर सेकेंड। तो ये केस जो है सो पहला पूरा क्वेश्चन जो है सो सिमिलर है, लेकिन ये जो केस है वो अब थोड़ा अलग है। देखिए ये मूव कर रहा है इधर और ये मूव कर रहा है इधर, ठीक है, इसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन। ये जिधर मूव कर रहा है उसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में मूव कर रहा है। अब यहाँ पर हमें डॉपलर इफेक्ट लगाना है। ये डॉपलर इफेक्ट जो लगाते हैं, अभी तक हमने इसके पहले वाले केस में जो लगाया था वो तो दोनों एक ही डायरेक्शन में मूव कर रहा था, मैंने ऑपोजिट एक ही लाइन में, एक इधर जा रहा था एक इधर आ रहा था, या जो भी था एक ही लाइन में था दोनों। यहाँ पर भी एक लाइन में है लेकिन मूव अलग अलग डायरेक्शन में कर रहा है। एक इधर मूव कर रहा है एक्स एक्सिस में, एक ऊपर मूव कर रहा है वाई प्राइम एक्सिस में। तो हम कैसे इसमें डॉपलर इफेक्ट लगाएं? जो फ्रीक्वेंसी हर्ट किया जाएगा वो कितना होगा, ये ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी है, ठीक है। तो देखिए इसमें क्या करते हैं, इसको हम ज्वाइन करते हैं, इस लाइन से ज्वाइन कर दिए। ये एंगल मान लीजिए है अल्फा, तो ये वाला एंगल भी हो गया अल्फा, ठीक है। अब अल्फा जो है सो कितना है हमें पता है, tan अल्फा देखिए निकाल के पहला वाला ट्रायंगल में, ये r बाई 2r, ये वाला ट्रायंगल देखना होगा ना। tan अल्फा हुआ r बाई 2r, r बाई 2r मतलब हाफ आया tan अल्फा। तो यहां से हम साइन अल्फा और कॉस अल्फा निकाल सकते हैं। साइन अल्फा हो गया 1 बाय स्क्वायर रूट ओवर 5 और कॉस अल्फा हो गया 2 बाय स्क्वायर रूट ओवर 5, ठीक है।
अब एक लाइन में हम इसी लाइन में कंसीडर करते हैं दोनों का मोशन। इस लाइन में ये ऑब्जर्वर किस स्पीड से चल रहा है, ये अल्फा है तो ये भी अल्फा होगा, अल्टरनेटिव एंगल। ये अल्फा है तो ये वाला एंगल कितना होगा, ये होगा 90 डिग्री माइनस अल्फा। देखिए ये वाला एंगल अल्फा है और ये परपेंडिकुलर है, दोनों मिलके वो 90 है, तो ये वाला एंगल 90 माइनस अल्फा होगा। तो ये ऑब्जर्वर इस लाइन के अलोंग किस स्पीड से चल रहा है, ऑब्जर्वर स्पीड जो है, ऑब्जर्वर का स्पीड जो है वो कितना हो गया, वो हो गया ओमेगा आर। यहां से तो ओमेगा आर से चलेगा, ये हर जगह ये भी ओमेगा आर से चलेगा, तो ओमेगा आर कॉस अल्फा, ये ऑब्जर्वर का स्पीड है अलोंग दिस लाइन। अलोंग इस लाइन का नाम देते हैं पी क्यू, पी क्यू कहीं नहीं ना, पी क्यू, अलोंग पी क्यू लाइन हम देख रहे हैं। ऑब्जर्वर इस स्पीड से चल रहा है, ओमेगा आर कॉस अल्फा। और सोर्स किस स्पीड से चल रहा है, सोर्स तो इधर चल रहा है, तो इसका कंपोनेंट इस लाइन के अलोंग में क्या हो जाएगा, ओमेगा आर कॉस, जो एंगल है 90 माइनस अल्फा है, तो आ गया ओमेगा आर साइन अल्फा। तो दोनों इस लाइन के अलोंग, जिस लाइन को, जो लाइन ये दोनों को ज्वाइन करता है उसके अलोंग किस स्पीड से चल रहा है हमें पता चल गया। तो अब हम डॉपलर इफेक्ट यहाँ पर लगा सकते हैं, जहाँ पर हम वेलोसिटी लिखते थे ऑब्जर्वर का और सोर्स का, उसके जगह पर अब ये वेलोसिटी लिखेंगे जो उस लाइन के अलोंग चल रहा है। तो एफ प्राइम कितना हो गया, वो यहाँ लिख रहे थे, सोर्स का जो है ऑब्जर्वर की स्पीड कितना है, दूर जा रहा है नजदीक आ रहा है, सोर्स देखिए इस दूर जा रहा है, तो दूर जा रहा है तो प्लस लिखना पड़ेगा, कम हो जाएगा उसका फ्रीक्वेंसी, ओमेगा आर साइन अल्फा। और ये कितना हो गया भी, ये नज़दीक आ रहा है, ऑब्जर्वर जो है सो नज़दीक आ रहा है, सोर्स दूर जा रहा था, नज़दीक आ रहा है तो बढ़ेगा फ्रीक्वेंसी, ओमेगा आर कॉस अल्फा। बस सिंप्लीफाई कीजिए और आपका आंसर भी दिया 330, शायद 330 है, हाँ 330 प्लस ओमेगा का वैल्यू दिया हुआ है उसने 2 स्क्वायर रूट ओवर 5, कॉस अल्फा का वैल्यू यहाँ से 2 बाई स्क्वायर रूट ओवर 5, भी 330, ओमेगा आर लिखना भूल गए, आर 10 है, ओमेगा 2 स्क्वायर रूट ओवर 5 टाइम्स 10 साइन अल्फा 1 बाय स्क्वायर रूट ओवर 5। और ये ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी जो है उसको लिख देंगे बाद में, कितना उसने बोला 350 हर्ट्ज है। ये चला गया 330 प्लस कितना हो गया 40, और ये 330 प्लस ये कितना हो गया 20, और ये एफ नॉट का वैल्यू दिया हुआ है यहाँ पर 350 हर्ट्ज, 370 बाय 350 टाइम्स 350, ये चला गया। तो जो फ्रीक्वेंसी वो ऑब्जर्व करेगा वो है 370 हर्ट्ज, ओरिजिनल से ज़्यादा है, थोड़ा ज़्यादा है। आंसर हो गया आपका 370। लास्ट टाइम में ये दोनों यहाँ पर था और तब उसने जो फ्रीक्वेंसी यहाँ ऑब्जर्व किया था वो 1.44 टाइम्स यहाँ से ज़्यादा था, लेकिन इस केस में ये एक बीच में है और तब वो जो फ्रीक्वेंसी ऑब्जर्व करता है ओरिजिनल से थोड़ा ज़्यादा है। तो ये है आपका क्वेश्चन। ओके, मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स से है, एक्चुअली कंडक्शन हीट कंडक्शन से है। क्वेश्चन क्या है कि 3 रॉड है, 3 रॉड्स ऑफ इक्वल क्रॉस सेक्शनल एरिया, ये जो है सो सेम है सबका, तीनों रॉड का, एंड थर्मल कंडक्टिविटी के वो भी तीनों का सेम है। ये ज्वाइंट एज शोन इन द फिगर। द टेम्परेचर डिफरेंस बिटवीन ए एंड बी, ए और बी के बीच में जो टेम्परेचर है थीटा ए माइनस थीटा बी, वो है 100 डिग्री सेल्सियस। इन इक्विलिब्रियम द टेम्परेचर डिफरेंस बिटवीन पी एंड क्यू कितना होगा, पी और क्यू पर जो टेम्परेचर का डिफरेंस है वो कितना होगा, ये पूछा जा रहा है। तो इस तरह का सवाल को हम कैसे बनाएं, ये हीट कंडक्शन का सवाल है, हम इसको कन्वर्ट कर देते हैं इलेक्ट्रिसिटी में का प्रॉब्लम में। देखिए क्या होता है, डी क्यू बाई डी टी, जो हीट कंडक्शन होता है डी क्यू बाई डी टी, कुछ फ्लो कर रहा है विद टाइम,
ए होता है के थर्मल कंडक्टिविटी क्रॉस सेक्शनल एरिया बाय लेंथ, और यहाँ पर होता है टेम्परेचर डिफरेंस। मान लीजिए हमारे पास ये इस तरह का है, ये एल है, इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया ए है, और ये टेम्परेचर डिफरेंस जो है θ1 माइनस θ2, और ये एल हो गया, इसका प्रॉपर्टी है कि थर्मल कंडक्टिविटी। ये देखिए कुछ पर सेकंड फ्लो कर रहा है। करंट में क्या होता है, चार्ज फ्लो करता है पर सेकंड, यहाँ हीट फ्लो कर रहा है पर सेकंड, तो ये करंट हो गया। और ये टेम्परेचर डिफरेंस है। करंट कब फ्लो करता है, इलेक्ट्रिकल करंट जब वोल्टेज डिफरेंस रहता है, तो ये वोल्टेज वाला जो V1 माइनस V2 हो गया, वोल्टेज डिफरेंस हो गया। और बाकी चीज यहाँ पर ओम्स लॉ लगाइए, I इक्वल टू V बाई आर, तो बाकी चीजें यहाँ जो बच गया R, वो क्या हो गया L बाई के ही है। तो ये प्रॉब्लम जो है सो कन्वर्ट हो गया है इलेक्ट्रिकल प्रॉब्लम में, इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस का प्रॉब्लम में। और यहाँ पर रेजिस्टेंस कितना है, L बाई के ए, की और ये दोनों का सेम है, तीनों रड का सेम है। तो R जो है वो प्रोपोर्शनल किसके है, लेंथ के। लेंथ सबका अलग अलग है, ये रड का लेंथ L है, इसका L है, इसका L है, ऐसे सबका अलग अलग है। तो जहाँ पर हम देख रहे हैं R रेजिस्टेंस, वो लेंथ के प्रोपोर्शनल है। तो हम जस्ट जैसे जैसे लेंथ देखेंगे वैसे वैसे उसको उसका रेजिस्टेंस लिख देंगे। तो इसको हम कन्वर्ट यहाँ पर लिख रहे हैं, एक रेजिस्टेंस ए आया और एक तो दोनों मिला के एक तो ए आया, ऐसे एक यहाँ पर है ये वाला, और ये मिलके इधर आया एक। थोड़ा देर के लिए इसको हम ऐसे बनाते हैं, एक ऐसे आया एक ऐसे आया, ये वाला ये पॉइंट ए है, ये P है, ये Q है और ये B है। रेजिस्टेंस, ये इसका लेंथ L है तो रेजिस्टेंस R मान लिए, L लेंथ के लिए रेजिस्टेंस को R मान लिए, रेजिस्टेंस ऑफ L लेंथ के लिए हम R बोल रहे हैं। और ये इसके प्रोपोर्शनल लग दिया, डबल हुआ तो ये भी डबल हो जाएगा। ये कितना है, ये भी R है, ये भी R है, ये 2L है तो डबल हो गया, ये 2R हो गया, ये R है, ये लेंथ L है तो RR हो गया, ये भी L है तो ये भी R हो गया। तो अब ये जो है सो नेक्स्ट स्टेप में क्या करते हैं, ये दोनों को हम ऐसे लिख सकते हैं, ये P पॉइंट है, ये Q पॉइंट है, ये है, ये B है, सब R करके है। ये कितना हुआ 2R, ये भी 2R, ये भी 2R और ये R। अब ये देखिए पैरेलल में है, तो पैरेलल का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालिए। तीनों सेम है तो तीनों एक का वैल्यू लेंगे और 3 से डिवाइड कर देंगे। एक का वैल्यू लेते हैं, तीनों सेम है तो डिवाइड कर देते हैं उसको, जितना नंबर है उससे। ये पॉइंट P है, ये पॉइंट Q है, ठीक है। तो इस तरह से हमें एक इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस मिल गया, जिसका वैल्यू हो गया कितना, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस हो गया, ये R है, ये भी R है। देखिए तीनों सीरीज में सबको जोड़ते हैं, 2R प्लस 2R बाई 3, 8R बाई 3, ये इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकल गया। तो करंट जो फ्लो करेगा वो कितना होगा, करंट के ओम्स लॉ V बाई आर, राइट। V की जगह पर यहाँ टेम्परेचर डिफरेंस लिखेंगे, यहाँ वोल्टेज डिफरेंस नहीं है, पोटेंशियल डिफरेंस नहीं है, यहाँ टेम्परेचर डिफरेंस है। तो टेम्परेचर डिफरेंस है θ1 माइनस θB, A माइनस B बाई R। और R की जगह पे क्या लिखेंगे, जो यहाँ पर आया R इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आया 8R बाई 3, और θA माइनस θB दिया हुआ है 100 डिग्री सेल्सियस। देखिए 100 डिग्री सेल्सियस दिया हुआ है, तो 100 टाइम्स 3 बाई 8R, इतना आया हमारा करंट। तो इसके बीच में जो वोल्टेज है, वोल्टेज जो PQ बोलते हैं, वो करंट ए सीरीज में होने की वजह से करंट हर एक में चलेगा, I करंट, I टाइम्स ये 2R बाई 3 हो जाएगा। लेकिन यहाँ वोल्टेज नहीं कहेंगे, यहाँ कहेंगे हम पोटेंशियल डिफरेंस नहीं, टेम्परेचर डिफरेंस, टेम्परेचर डिफरेंस P और Q के बीच में। I कितना आया 300 बाई 8R, मल्टीप्लाई करते हैं 2R बाई 3 से, ये 4 बार में गया, ये 100 बाई 4 हो गया, 3 टाइम्स 100, 25 डिग्री सेल्सियस। यही पूछा है उसने, P और Q के बीच में टेम्परेचर डिफरेंस कितना होगा, 25 डिग्री सेल्सियस। ये रहा आपका आंसर। तो ये था क्वेश्चन का सॉल्यूशन। दूसरे टेस्ट का सॉल्यूशन आएगा,
आप इसे यदि सब्सक्राइब नहीं किया तो आप सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन मिले। कोई डाउट हो, समझने में दिक्कत हो तो आप इसे कमेंट में लिख सकते हैं। और यदि ये वीडियो आपके लिए यूजफुल है तो आप इसे लाइक कीजिए ताकि हमें पता चले कि लोगों को वीडियो यूजफुल लग रहा है, अपने काम का है। थैंक यू।